आपकी नज़र में सबसे जो फाइनेंशियल मिस्टेक कौन सी है जो बार बार होती रहती है? एक तो प्रोविडेंट फंड का पैसा, पेंशन का पैसा, मैं ईपीएफ कर्मचारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि लोग फाइनेंशियल नीड्स आने की वजह से विड्रॉल कर लेते हैं। दूसरा, एक राशि जिस पे आपको एक बहुत बढ़िया ब्याज मिल रहा था, कॉर्पस आपका बन रहा था जी, तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होता है जिसको आप तोड़ देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। जी, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोन्स नहीं लेने हैं कभी भी कि आपकी कैपेसिटी ना हो, आपको परेशानी हो जाए, दिक्कत हो जाए, क्योंकि लोन का एक जो ट्रैप होता है उसका ब्याज बहुत ज़्यादा चुभता है कई बार, इससे बचें। जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं मिस्टर रिजवान उद्दीन, पीएफ कमिश्नर, ईपीएफओ एंड चीफ लर्निंग ऑफिसर्स ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी। आज कमिश्नर साहब से बात करेंगे ईपीएफओ के बारे में, उसकी वेलफेयर से रिलेटेड जो पॉलिसी हैं, एम्प्लॉयज़ को कहाँ किसी तरह की जो प्रॉब्लम आती हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उस सब मैटरों से रिलेटेड, और अंत में विशेष खास बातचीत होगी। सर, 40 से 45 किलोमीटर दिल्ली से ग्रेटर नोएडा तक साइकिलिंग करके आए उस जर्नी के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सैनिक वेलफेयर यूट्यूब के मंच पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे कुछ जो सैलरी एम्प्लॉयज हैं कुछ फील्ड में थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हैं जी, जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट, पेंशन, पीएफ, लोन और उनके इमरजेंसी फंड्स को लेकर। जी, तो ये मिडिल क्लास सैलरी जो एम्प्लॉय हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रोड मैप फॉलो करें? देखिए, इमरजेंसी फंड के लिए आपको 6 महीने का जो एक्सपेंसेस है वो आप या तो लिक्विड फॉर्म में अपने सेविंग बैंक में रखें, या लोग लिक्विड फंड में इन्वेस्ट भी करके रखते हैं, वो रखना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में आने से पहले सबसे पहले एक लाइफ इंश्योरेंस जो होती है वो हर फैमिली को, आजकल एसबीआई जैसे बैंक्स भी इसमें काफ़ी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो डिस्पाइट आपके पास सीजीएचएस की फैसिलिटी है, बट मैं ये सलाह दूंगा कि आप एक बेस पॉलिसी और साथ में सुपर टॉपअप आजकल वो लोग दे रहे हैं, और हम लोग भी करने जा रहे हैं इसको, मैंने भी अभी तक नहीं किया था जी। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बीमारी के टाइम पे बहुत अचानक कभी रिक्वायरमेंट आ जाए तो वहाँ पे ये राशि हेल्प कर पाए। प्रोविडेंट फंड की जहाँ तक बात है तो जीपीएफ जो आप सरकारी कर्मचारियों का होता है वो एक बहुत सेफ और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी आपको रखना होता है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो सरकारी कर्मचारी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं होती है इन्वेस्टमेंट के बारे में, दे आर लेमैन लाइक मी, तो नॉर्मली जो सरकारी कर्मचारी करते हैं, जो हमारे साथियों ने किया है, हमें भी करवाया गया, वो होता है एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें रीज़नेबल ग्रोथ भी है ओवर द पीरियड। पीछे देखा गया है पिछले कई सालों में म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, तो वहाँ पैसा लगा सकते हैं। लोन्स के बारे में मैं कहूँगा कि वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, ओनली टू द एक्सटेंट कि आपको घर बनाना है या मकान लेना है तो उसके लिए भी, बट नॉट मोर देन 30% ऑफ योर इनकम, दैट शुड नॉट बी क्रॉस, योर ईएमआई शुड नॉट क्रॉस 30% ऑफ योर इनकम, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। और पेंशन तो देखिए ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट, खासकर जब आप फैग एंड ऑफ लाइफ में होते तो बहुत रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम है। तो पेंशन अगर आप कर सकते हैं या जिसको भी पेंशन का पात्रता है तो ज़रूर लें, क्योंकि पेंशन में वो आपकी पर्सनल इनकम होती है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, तो ये पेंशन भी होना बहुत ज़रूरी है जी। सर, आपने एम्प्लॉयज के फेवर में जी बहुत सारे जजमेंट भी सुने होंगे, जी आते रहते हैं जी। अभी एक बहुत ही लोन के केस में एक चर्चित हाँ, केस था जहां पर एम्प्लॉय के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी बैंक की तरफ से मिस हो गए। जी जब उन्होंने अप्रोच किया जी, तो उसको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला। जी वो आरबीआई ओम्बड्समैन तक गए, वहां से उनको जो रिलीफ मिली वो उससे संतुष्ट नहीं हुए, कंज्यूमर कोर्ट में गए। जी। देखिए, कस्टमर
सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। अच्छा। और ये जो है, ये मैं देखता हूँ खासकर प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स का, मेरे साथ भी एक्सिस बैंक का पर्सनल एक मैटर है जो मुझे अभी रिजॉल्व करना है। जी। बड़े मतलब नियम कायदे भी वो जिस तरीके से यूज़ करते हैं वो कस्टमर फिक्स फ्रेंडली नहीं है। मैं बिल्कुल ओपनली पब्लिक फोरम पे ये बात कह रहा हूँ जी। कि एक बच्ची अगर आप उसकी पॉलिसी कर देते हैं, जब वो माइनर टू मेजर हो जाती है, तो उसके लिए जस्ट टू कन्वर्ट, दो हर डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट इज विद यू, वेयर इज द नीड टू कन्वर्ट द चाइल्ड इनटू मेजर टू माइनर? पहला तो ये सवाल है। माई डॉटर्स ओनली इन्वेस्टमेंट जो मुझे किसी ने करवाया कभी रिक्वेस्ट करके, वो अभी काम नहीं हो पा रहा है। अब उसके लिए पेपर वर्क भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। बेटी हमारी 3-4 बार बैंक में भी गई पर वो काम नहीं हुआ। इसी प्रकार ये मधुसूदन साहब का जो केस है, इसमें इन्होंने बैंक से, एक पर्टिकुलर बैंक से लोन लिया था और लोन के लिए ओरिजिनल दस्तावेज, क्योंकि एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसफ़र होने थे, उस दौरान वो गायब हो गए, जी। खो गए। अब बैंक ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और वो कस्टमर के साथ एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान हो गया उनका। तो जो कंज्यूमर फोरम ने डिसीजन लिया, बहुत राइटली लिया, और आदेश दिया कि ये आपको इनके डुप्लीकेट पेपर्स बनवाने पड़ेंगे, उसमें बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और वट एवर एक्शन दे हैव रिकमेंडेड। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि आपका कस्टमर का कोई भी काम आप कर रहे हो, इट इज़ योर ओनर्स लाइज ऑन यू। आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके दस्तावेज आप जैसे आपने लिए वो लौटाएं। जी। ये एक एग्जाम्पल ही समझें जी। क्योंकि उन्होंने 25 लाख कंपनसेशन देने की बात की और 30 दिन का टाइम दिया है। जी जी बिल्कुल। अगर 30 दिन के बाद नहीं हाँ, वो मैटर रिजॉल्व होता है तो 31वें दिन से 5,000 रुपये पर डे बिल्कुल पेनल्टी लगेगी। ये होना भी चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो है आपका, आप अगर मार्केट में बैठे हो तो लोग कस्टमर के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, एवरीथिंग पीपल डू। और आपको किसी का दस्तावेज गायब कर देना, ये तो कोई बात नहीं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको। जिस एजेंसी के थ्रू आपने भेजा उससे क्लेम करें जी। या मोडालिटीज़ डेवलप करें, नहीं तो आपको ज़रूरत ही नहीं। कागज़ आप जहाँ पे आपने लिए वहीं से स्कैन करके आप पॉलिसी बदलिए अपनी। ये आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्या है? कागज़ आप लोकली ले लीजिए और उसको स्कैन कर लीजिए। जैसे कि आप देखें कि पासपोर्ट ऑफिस का काम देखिए कितना स्मूथ है। मैं इंडिया में अगर कोई जो रेवोल्यूशनरी सुधार हुआ है पासपोर्ट सेवा में, मेरा अपना पासपोर्ट नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल पासपोर्ट 2 दिन में बन के तैयार होके आ गया। जबकि वहाँ पे इशू भी था, एक मेरा पुराना एप्लीकेशन था जी। और उस पर वो उन्होंने मुझे दिखाया स्क्रीन पे कि सर आपने पहले अप्लाई किया, बट वो पासपोर्ट नहीं मिला। तो दे टुक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम मी ऑन द स्पॉट। और ऑफिसर का जो व्यक्तिगत तो वहाँ पे जो मैंने नज़रिया देखा वो बहुत ज़बरदस्त था कि एक बहुत ज़्यादा सीनियर ऑफिसर नहीं थे, ग्रुप ए से ना आए होंगे, प्रमोशन से आए होंगे, लेकिन उन्होंने कॉल लिया इन द फेवर ऑफ कस्टमर, एंड दैट इम्प्रेस मी लाइक एनीथिंग। वो ज़बरदस्त अनुभव रहा मेरा अभी रिसेंटली 2 महीने पहले का, कि पासपोर्ट ऑफिस से हर सरकारी डिपार्टमेंट को सीख लेना चाहिए। जी सर, आसान भाषा में समझाइए। जी। ईपीएफओ जी जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी ज़िंदगी में असल में क्या काम करता है? देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर, जो खासकर जैसे आपके नोएडा में आप हैं, यहाँ बैठे दुनिया भर की कंपनियां हैं, इन वर्कर्स में क्योंकि सेविंग सैलरीज बहुत लो हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है कि मार्केट ड्रिवन हर चीज़ होती है, सैलरी कम है। तो ईपीएफ के तहत 3 स्कीम्स रहीं पुरानी जो थी, अब तो न्यू स्कीम आ गया, न्यू कोड आ गया है। तो मैं साधारण शब्दों में बताऊं कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस की 3 बेनिफिट्स हैं जो ईपीएफओ देता है। 1952 से एक एक्ट था और उसी साल से ये स्कीम थी। प्रोविडेंट फंड मतलब एक सेविंग, बूंद बूंद जैसे पानी भरे घड़े में वो भरता जाए और बड़ा पूरा घड़ा भर जाए, उसी तरीके से पैसा आप हर व्यक्ति हर महीने तनख्वाह से 12% उनकी सैलरी से कटता है, एम्प्लॉई से, वो प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। उसी प्रकार बराबर से 12% एम्प्लॉयर सैलरी से डिडक्ट करता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, और उसका 8.33% पेंशन स्कीम में चला जाता है। तो बाकी जो 3.67% है वो फिर पीएफ में ऐड हो जाएगा। तो एक 15 दशमलव जो 15.37%
प्रोविडेंट फंड की हर महीने की जो सेविंग है उसमें मंथली रनिंग बैलेंस पे ब्याज मिलता है कर्मचारी को जी। तो ये ब्याज आपको बैंक में पैसा रख के तो नहीं मिलेगा। मैं बैंक में मुझे 2 से 2.5% इंटरेस्ट मिलता है और हर महीने ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इसमें काफ़ी बढ़ जाता है वर्कर को, और ये धीरे धीरे करके ये राशि एक मुश्त उस पर काफ़ी बढ़ जाती है जब रिटायरमेंट का समय आता है। तो ये पीएफ हो गया। पेंशन में कोई भी कर्मचारी जो पेंशन का एक बार मेंबर बन गया, 15,000 बेसिक, अगर बेसिक और डीए है ज्वाइनिंग के समय में, तो मैंडेटरी मेंबर बनेगा। 2014 के बाद से नियम ये है कि जिन लोगों की तनख्वाह बेसिक और डीए 15,000 से कम है जी, वो लोग पेंशन के पात्र हैं। और पेंशन कंट्रीब्यूशन अगर आपका जमा हो गया एक बार और आपने नौकरी मान लिया बीच में छोड़ भी दी है, बट कंट्रीब्यूशन आपका एक जमा है और विड्रॉ नहीं किया, जी, तो भी पेंशन की पात्रता बनी रहती है। जैसे कि एलआईसी पॉलिसी में ऐसा नहीं होता है, एलआईसी पॉलिसी लैप्स कर जाती है जी, और ये पैसा प्रोविडेंट फंड का ट्रांसफ़र होता रहता है। नौकरी छोड़ने के बाद, एक नौकरी छोड़ी दूसरी जगह गए, वो ट्रांसफ़र कर लेंगे आप। अब आप यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हर व्यक्ति के पास है, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है व्यक्ति का। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लिंक करके रखता है सर हर मेंबर आईडी को। तो एक व्यक्ति मान लिया कार्यकाल में अपने 3 जगह कार्य किया उसने, एक जगह 3 साल, जी, दूसरी जगह 2 साल और तीसरी जगह 5 साल, तो टोटल अगर उसकी 10 साल की सर्विस हो गई तो वो सुपर एनुएशन पेंशन का पात्र हो जाता है। यानी कि जैसे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती, वैसे ही हमारे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को जो ईपीएफ के मेंबर्स हैं उनको पेंशन की पात्रता बन जाती है। वो रिटायरमेंट के बाद लाइफ लॉन्ग उनको पेंशन मिलेगी और उनकी डेथ के बाद फैमिली को पेंशन मिलती है। वाइफ और बच्चे, तो 2 बच्चे एट अ टाइम पेंशन पा सकते हैं। तो ये हमारी पेंशन स्कीम हो गई। और तीसरी जो हमारी स्कीम है, मैं पेंशन स्कीम पे थोड़ा और भी बताऊंगा बाद में जी, आपको। तीसरी स्कीम है ईडीएलआई, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जिसके तहत कर्मचारी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता है, केवल 0.5% ऑफ द वेजेस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। और ये इसका जो लाभ होता है मृत्यु के समय पे दिया जाता है, जबकि कर्मचारी की कार्य के दौरान मृत्यु हो जाए, जबकि वो सरकारी नौकरी में है, उस वक्त अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को, फैमिली को, वाइफ को अधिकतम राशि जो इंश्योरेंस की है वो 7 लाख तक है। और 1 साल यदि कंट्रीब्यूशन जमा हो गया पीएफ का, तो मिनिमम 2.5 लाख इंश्योरेंस मिलना ही मिलना है अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए। इसमें वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है। और ऐसे बहुत से केसेस हैं, हमने जो पहाड़ों पे JNK में मैं रहा जी, कि बहुत असामयिक मृत्यु होने पे बहुत कम सैलरी थी और 5-5, 5.5 लाख, 7 लाख तक बहुत से केसेस में हम लोगों ने इंश्योरेंस का पेमेंट दिया लोगों को। तो पेंशन में एक और चीज़ है, मान लिया कोई कर्मचारी 1 महीना कंट्रीब्यूशन दिया, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि पंथियाल एक गाँव है जी, जम्मू कश्मीर हाईवे पे, आपने देखा हो जम्मू से कश्मीर के बीच, श्रीनगर के बीच में, तो रामबन ज़िले में एक टनल कोलैप्स कर गई थी। अब वो कर्मचारी, उनको मात्र 1 महीना ही हुआ था, बिल्कुल एग्जाम्पल है ये, जी, कि उन्होंने 5 तारीख को अप्रैल में ज्वाइन किया, 20 मई को एक्सीडेंट हुआ और कंट्रीब्यूशन केवल जो भी आया होगा बहुत कम राशि आई होगी। और उसके बाद 2 कर्मचारी लोकल थे, उसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई, 2 लोकल थे वहाँ पंथियाल गाँव के। उनके परिवारों को मैं व्यक्तिगत तौर पे गया, मिल के आया, कंपनी के कर्मचारियों को, NHAI के लोगों को लेके हम लोग वहाँ गए, उनके फॉर्म भरे। थोड़ा समय लगा, 2-3 महीना लग गया उसमें प्रोसेस होने में, क्योंकि हैदराबाद से काम होना था। पहले पेपर वर्क हैदराबाद हुआ, फिर वहाँ से पेपर्स ट्रांसफ़र होके जम्मू आए। उस परिवार को लगभग 4,500 दोनों फैमिलीज़ को, विडो को पेंशन, और 2-2 बच्चे, दोनों के 3-3 बच्चे थे, तो एट अ टाइम 2 बच्चों को मिलती है। तो बच्चे और विडो को मिला के 4,500 रुपये पेंशन लगी, और जबकि कंट्रीब्यूशन मात्र 1 महीने का आया होगा, जो भी राशि रही होगी बहुत मिनिमम रहा। मिनिमम पे। हाँ, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग रहेगा विडो को पेंशन, तो बच्चों को 25 साल तक रहेगा। और कोई अगर डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलता है। जी। सर, लोग कहते हैं कि पीएफ जो हमारा पैसा है, पीएफ में जो कटता है, जी लेकिन उसके क्लेम में और ट्रांसफ़र होने में कई बार कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जी। अब मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऑफिशियल EPFO
यूट्यूब पे आप जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, बहुत सारे वीडियोस हैं। एक तो बहुत अच्छे से उसमें गाइडेंस दी हुई है, कैसे यूएन अलॉट करना है, कैसे यूएन एक्टिवेट करना है। उमंग ऐप पे जाके कोई कर्मचारी अपना यूएन खुद अलॉट कर सकता है, एक्ट, और उसको एक्टिवेट कर सकता है, ऑथेंटिकेट कर सकता है। कोई भी प्रक्रिया, क्लेम जमा करने की, ट्रांसफ़र करने की, केवाईसी करने की, सब के वीडियो मौजूद हैं। और ऑफिशियल ईपीएफओ के अपने ऑथेंटिक वीडियोस ईपीएफओ इसको निकालता रहता है। लेकिन अगर कोई समस्या होती तो हमारा हर महीने की 27 तारीख को निधि आपके निकट, वो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे आपको मिल जाएगा, या आपके निकटतम कार्यालय से आप पता कर सकते हैं। ये कार्यक्रम होता है, यहाँ अप्रोच कर लें। क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जैसे आप एडवांस की बात कर रहे हैं, अब 5-5 लाख रुपए तक का अमाउंट तो ईपीएफ ऑटो मोड में भी कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ क्लेम्स ऑटो मोड पे हो जा रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बट केवाईसी ज़रूर करा लें, अपना ई नॉमिनेशन करा लें, ये सारे काम पूरे रखें। देख लें आपके नाम में कोई अंतर तो नहीं है। ये सब कमियां रहती हैं, तो इसको सुधारने का भी तरीका है, और सब ऑनलाइन है। और आपको ईपीएफ आईजीएमएस में आपको एक बता दूं, जहां पे आप ग्रीवेंसेस आप लिख सकते हैं, अपनी प्रॉपर तरीके से अपनी बात को लिखें, तो वहाँ ज़रूर समाधान मिलेगा। और नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली मेल के थ्रू, विभिन्न कार्यालयों के मेल आईडीज़ हैं, वहाँ जा सकते हैं। डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर्स हैं, उस पर भी आप अपनी ग्रीवेंस कर सकते हैं। और नहीं तो सीधे कमिश्नर से भी मिल सकते हैं जाके, कभी भी। ऐसा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। नोएडा में जैसे हमारे सुयश पांडे जी हैं, जी, मेरे जूनियर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। हमारा नंबर आप देख सकते हैं। मुझसे कोई अगर डायरेक्ट हेल्प लेना चाहे तो आई कैन हेल्प आप। जी सर, आपकी इतनी लंबी सर्विस हो गई है और आज आप कमिश्नर पोस्ट पर हैं। जी। इसमें आपकी नज़र में सबसे जो फाइनेंशियल मिस्टेक कौन सी है जो बार बार होती रहती है? नहीं, नॉर्मली लोग एक तो प्रोविडेंट फंड का पैसा, पेंशन का पैसा, मैं ईपीएफ कर्मचारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये क्या करते हैं कि लोग फाइनेंशियल नीड्स आने की वजह से विड्रॉल कर लेते हैं। जो प्रोविडेंट फंड और पेंशन का पैसा है, इसको अगर आपने निकाल लिया तो आपकी पेंशन की पात्रता खत्म हो गई। दूसरा, एक राशि जिस पे आपको एक बहुत बढ़िया ब्याज मिल रहा था, कॉर्पस आपका बन रहा था जी, वो आपको बैंक में जाके कहीं भी आप एक लेमैन टाइप, जो जिसे हम कहें, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज भी नहीं है इन्वेस्ट करने की, तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होता है। जिसको आप तोड़ देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है जीवन में। फिर आपको पेंशन से आपको वंचित कर लिया तो आपने अपने परिवार के लिए बहुत नुकसान कर लिया। तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये तो रहे हमारे एम्प्लॉयज़। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ करते हैं कि जैसे नॉर्मली लोन या कोई ऐसा खर्च ले लेते हैं जो बियॉन्ड कैपेसिटी होता है, तो वो काम नहीं करना है। आपको चादर उतनी ही फैलानी है, जितने पैर उतना ही फैलाना है जितनी आपकी चादर है। ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोन्स नहीं लेने हैं कभी भी, कि आपकी कैपेसिटी ना हो, आपको परेशानी हो जाए, दिक्कत हो जाए। क्योंकि लोन का एक जो ट्रैप होता है, उसका ब्याज बहुत ज़्यादा चुभता है कई बार। इससे बचें और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके रखें, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करके रखें। जी सर, इतने लंबे समय से आप सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं जी। आपने ऐसा कौन सा बदलाव देखा अपने कार्यकाल में, अब तक के कार्यकाल में, जी कि जो आज आपको लगा कि वो सच में बेहतर काम हुआ है? देखिए, एक तो मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का बहुत, ईपीएफओ की सर्विसेज खासकर आईटी इनिशिएटिव्स बहुत यूज़फुल रहे हमारे यहाँ। टोटल सर्विस पूरा एक पाइपलाइन जैसा सिस्टम है, जैसा कि पासपोर्ट में है। तो जब आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज देने लगते हैं तो एक तो ट्रांसपेरेंसी हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, और उसकी टाइमलाइन फिक्स हो जाती है कि या तो प्रोडक्ट आपने कोई इनपुट दिया, कोई भी आपने क्लेम डाला, सबमिट किया, तो या तो वो सेटल होके आएगा या रिजेक्ट होगा, बट उसका भी रिकॉर्ड रहेगा जी, उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। उसके ऊपर किसी की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रहेगी कि कोई आदमी डिस्क्रिशन लेके और यूं ही उसको निकाल दे। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ चेक लीव का एक प्रोविज़न होता था जो बड़ा दिक्कत करता था। मैं तो खुद खैर जेएनके में मैंने तो बैंक अकाउंट्स में बहुत से डिसीजंस लिए, लाखों केसेस में मैंने डिसीजंस लिए कि नहीं, ये अकाउंट ठीक है और किस तरीके से अकाउंट को एक्सेप्ट करना है।
बट चेक लीव का डिस्पेंस कर देना। तो धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट, जो सर्विस डिलीवरी के, जिसको कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन ऑफ सर्विसेज, जी, उस फील्ड में हमारी एक टीम, फाइनेंस की टीम, हमारे सेंट्रल कमिश्नर का व्यू, उनकी वजह से निरंतर सुधार कुछ ना कुछ लगातार होते रहे, वो हुए। प्लस हमारे जो यंग कर्मचारी आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू, या उनके एटीट्यूड या रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा होता है, या समाज में भी चेंज आता है, तो वो लोग भी प्रोएक्टिव हैं। कई यंग ऑफिशियल से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। हमारे यहाँ एक संजीव कुमार करके एक हमारे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं जो जम्मू में काम कर रहे हैं। उनकी वजह से वो ऑफिस में हमने, मतलब मुझे एक एज अ ऑफिसर इंचार्ज इतना सपोर्ट मिला कि सर्विस डिलीवरी के मापदंड मतलब अलग ही कर दिए उन्होंने। एक दिन में उस व्यक्ति ने 1100 से अधिक क्लेम किए, जो कि पूरा कार्यालय के लोग 2 दिन में मिलके नहीं कर पाते। वो 24 घंटे काम करके, ऐसा भी काम करने वाले लोग हैं। अमेजिंग। और ऐसे एक ऑफिस में नहीं, कई जगह हमारे हैं। अभी रिसेंटली कोच्चि में एक कर्मचारी ने अपने जन्मदिन पे लगभग 300 से ऊपर क्लेम किए। एक संजीव को देखते हुए मुजफ्फरपुर कार्यालय में एक कर्मचारी ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उससे भी ज़्यादा काम कर दिया। तो ऐसा भी कम्पिटिटिव स्पिरिट आता है। फिर हम लोग कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पे, ट्रेनिंग्स पे मैं बहुत काम करता हूँ, वो भी हम सेंसिटाइज करते हैं। तो अपने साथियों को इस बारे में जब सेंसिटाइज आप करते हैं तो वाकई में काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं तो ये कहूँगा कि मीडिया ऑडिट कराएं आप ईपीएफओ के बारे में। कई बार लोगों को परेशानी है, मैं ये नहीं कहूँगा एब्सोल्युटली सुधार हो गया, लेकिन कई कार्यालयों में हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। और जम्मू का तो आप कभी भी, जैसे JNK से मैं आया, वहाँ पब्लिक ऑडिट कराएं, लोग आपको बताएंगे कि कैसे काम होता है। एक माहौल बना, मतलब हमने आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन किया जो हेल्प करते हैं, जो ग्रास रूट पे लोगों की हेल्प कर पाते हैं। जी सर, एक एम्प्लॉय जब जॉब बदलता है, कंपनी बदलता है जी, तो उस समय उसको पीएफ ट्रांसफर करना या निकालना कौन सा बेहतर है? देखिए, ऑब्वियसली पीएफ को ट्रांसफ़र कराना ही आपकी सर्विस, पिछली सर्विस को जोड़ के आगे बढ़ जाते हैं ताकि आपकी पेंशन पात्रता बनी रहे। दूसरा, आपका कॉर्पस स्ट्रांग होता है, आपको ब्याज का जो लाभ मिल रहा होता है, कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलता है, वो भी आपको मिलेगा। तो इसलिए इसको फॉर्म 13 ऑनलाइन होता है। डेट ऑफ एग्जिट पहले मार्क कर लें अपने यूएन पे जाके, एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जिट जिस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन आया है, और उसके बाद सिंपल फॉर्म 13 आप अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा पिछली कंपनी से प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये करना चाहिए ट्रांसफ़र। जी सर, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ मैं ही खुद संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं। जी, अगर एम्प्लॉय तो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एम्प्लॉयर ना दे, जी, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपका राइट है। आप एक तो डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं ईपीएफ IGMS के थ्रू। जो रिस्पेक्टिव हमारा फील्ड ऑफिस है वहाँ जाके कमिश्नर्स को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ मेल ID पे मेल डाल सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल लेटर भी भेज सकते हैं आप। तो जो भी आपको बेस्ट लगता है, सोशल मीडिया वाले नंबर पे आप बता सकते हैं, बट कुछ एविडेंस अगर आप देंगे तो ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। और उसको मुझे लगता है कि हम लोग नजिंग के थ्रू पहले एम्प्लॉयर से कम्युनिकेट करके भी कोशिश करेंगे कि वो भरें। अदरवाइज ग्रीवेंस आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं किया भी जाता है उसमें। जी, क्या कभी ऐसा कोई केस आपके सामने आया है? मेरे पास तो आते थे, हम लोगों के पास आए हैं, और हमने लोगों से बातचीत करके मेंबरशिप दिलवाई भी है लोगों को। जी अधिकतर फ़ोन पे, और आप कितना इफ़ेक्टिवली बात करते हैं उसका भी इम्पैक्ट होता है। जी सर, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो फैमिली को जी, इंश्योरेंस के लिए और पेंशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एम्प्लॉई को ही ई-नॉमिनेशन अगर उन्होंने कर दिया है जी, तो वो एक बहुत आनी हो जाती परिवार के लिए, और ईपीएफओ के लिए भी, कि वो समय पे क्लेम सेटल हो पाएगा। देखिए, आपको बैंक अकाउंट, जो पेंशन लेनी होती है, तो मान लिया बच्चों के और विडो की जो भी पेंशन होती है, वो एक ही बैंक में नॉर्मली हम लोग पेंशन देना प्रेफर करते थे। तो वो एक बैंक में खुलवा लें तो आसानी हो जाता है, बैंक अकाउंट खुलवा लें। आधार वगैरह उनके अगर अवेलेबल हैं तो वो रखने चाहिए, कि मान लिया डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट, स्कूल सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो वो ले लें।
और डेथ सर्टिफिकेट प्रोक्योर कर लें प्रॉपरली। तो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स बच्चों के और अपने रख लें, ये सारी चीज़ें लेके। और फॉर्म 20 जो कि पीपीएफ के लिए होता है, 5IF पेंशन इंश्योरेंस के लिए होता है जी, और 10D फॉर्म से आप पेंशन मिल जाती है। तो कंपोजिट फॉर्म हमारा होता है डेथ केसेस में भी, दे कैन यूज़ इट। और कोई सहायता लेना है तो पीआरओ में जाके हेल्प ली जा सकती है। प्रोविडेंट फंड के जो निकटतम कार्यालय हैं। सर ईपीएस पेंशन को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है जी। मिनिमम सर्विस, पेंशन एज और पेंशन कैलकुलेशन को आसान भाषा में कैसे समझें? देखिए, बहुत ही क्लियर है कि अगर आपका कंट्रीब्यूटरी जो पेंशनेबल सर्विस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कितने साल तक कंट्रीब्यूशन जमा हुआ। पेंशन की पात्रता 10 साल की कंट्रीब्यूटरी सर्विस पर हो जाती है। तो मान लिया कोई व्यक्ति एक संस्थान में, जैसे मैंने कहा, 5 साल काम करता है, फिर नौकरी छोड़ देता है, 2 साल का गैप कर देता है, मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, तो उसका टोटल पीरियड हुआ सर्विस नौकरी में आने के बाद 7 साल वो गुजार चुका है, लेकिन कंट्रीब्यूटरी सर्विस 5 साल है। फिर अगले 3 साल काम करता है, और तो 5 और 3 साल 8 साल हो गए, और 1 साल 7 महीना और कर लेता है तीसरी जगह। तो अगर उसकी 9 साल 7 महीने सर्विस हो गई तो भी हम उसको 10 साल पूरा मान लेते हैं, और उसके बाद उसकी एज हो जाती है 58 मान लिया जी। तो वो पात्रता बन जाती है उस व्यक्ति की, 9 साल 7 महीने की कंट्रीब्यूटर पेंशन का हकदार बन गया वो व्यक्ति। यानी कि आप 5 महीने को कंडोन कर देते हैं? हाँ, कर सकते हैं, आखिरी वाले जी केवल। तो ये आपको ज़रूरी है कि आप हर एम्प्लॉयमेंट में जो आपका कंट्रीब्यूशन आया उसको एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जब जाते हैं तो ट्रांसफ़र ज़रूर करा लें उसको, ताकि आपकी सर्विस इंटैक्ट रहे, काउंट हो जाए, और एग्रीगेट में जो सर्विस बने वो 10 साल की हुई तो पात्रता बन गई। अब कैलकुलेशन होता है बड़ा सिंपल कि आपको लास्ट जो ड्रॉन सैलरीज हैं 60 मंथ की, उसका एवरेज लेके पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70, तो लगभग आपकी जो टोटल सैलरी मान लिया पेंशनेबल सैलरी, एवरेज सैलरी आपकी बनी 60 मंथ्स की 15,000, तो 7,500 पेंशन बनेगी। तो ये एक फार्मूला है इसका सिंपल। बाकी जो भी कैलकुलेशन होती है वो सिस्टम से होती है, तो उसमें कहीं कोई किसी का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो एक एज पर अ फार्मूला ही पेंशन दी जाती है। बाकी देर आर सम टेबल्स जी। डेथ केस में पेंशन अलग तरीके से कैलकुलेट होती है, तो वो सब डिफाइंड प्री डिफाइंड टेबल्स होती हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। जी सर, अगर किसी एम्प्लॉय ने नॉमिनेशन नहीं किया और उसकी डेथ हो जाए जी, तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रिस्क कोई नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में इशू रहेगा, लेकिन वो अगर फैमिली है तो उनके डिटेल्स फैमिली पर्टिकुलर्स एम्प्लॉयर दे देता है, उसके बेसिस पे बेनिफिट दिया जाता है। जहाँ कोई राइवल क्लेमेंट आ जाते हैं वहाँ पे कमिश्नर को अथॉरिटी दी है, वो उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये है कि सहूलियत अगर आपको चाहिए तो ई नॉमिनेशन आप पहले से करा लें, ताकि, और वो बहुत आसान है, आपको फ़ोटो भी लगाना होता है तो बहुत इजी होता है, तो उसको कर लेना चाहिए हर कर्मचारी को। जी सर, आज डिजिटल क्लेम कितना तेज हुआ है? एक क्लीन क्लेम को आइडियली कितने समय में सेटल होना चाहिए? कई बार तो ऑटो क्लेम्स 2-3 दिन में भी हो जाते हैं, 2 दिन में, 1 दिन में भी हो जाते हैं। आपने आज क्लेम डाला तो कल वो हमारे सिस्टम में आएगा, तो 1 दिन का गैप तो रहेगा जब आप क्लेम डाल रहे हैं, और उसके बाद सिस्टम में आने के बाद एनी टाइम इट कैन प्रोसेस। तो अभी बहुत फास्ट होने वाला है, विद इन 1 और 2 डेज़ आप क्लेम ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको। मैक्सिमम 20 डेज़ की लिमिट है। कहीं कोई इशू है तो ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन बताया जाएगा। तो अब तो एज पर सीक्वेंस ही क्लेम सेटल होते होंगे उसमें, जो ऑटो क्लेम्स होते हैं। और मैनुअल इंटरवेंशन में भी जहाँ पे लोग कोई व्यक्ति उसको प्रोसेस कर रहा है तो भी उसका एक सीक्वेंस होता है, उसके मुताबिक ही उसको काम करना है। तो अगर 10 दिन से ऊपर हो जाता है एवरेज तो थोड़ा सा वो डिले माना जाएगा, बट एक्चुअली 20 दिन के अंदर में हमारा क्लेम सेटल हो जाना चाहिए। कोई भी मान लिया उससे भी ज़्यादा चला गया, देन अ पर्सन हैज़ अ रीज़न टू बिलीव, अगर उसको लगता है सब ठीक है, नहीं हुआ, तब वो ग्रीवेंस कर सकता है। मगर शुरू में कई लोग क्या करते हैं कि क्लेम डालते ही ग्रीवेंस डालने लगते हैं, वो एक गलत परंपरा है। बिकॉज ऑफ मार्केट प्लेयर्स जो भी लोग हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं या गाइड्स हैं, तो वो ठीक नहीं है। रिएक्शन टाइम देना चाहिए। यस, वन शुड वेट एटलीस्ट फॉर मिनिमम 10 डेज तो वेट करें। उसके बाद आपको कुछ लगे और कोई हेस्ट है तो आप
रिक्वेस्ट डाल दें, व्हाट्सएप पे लिख दें, व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर दें कि साहब मेरा क्लेम पेंडिंग है, तो दे विल रिस्पॉन्ड, फील्ड ऑफिस विल रिस्पॉन्ड। जी सर, अब बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और वो क्योंकि डिफेंस सर्विस से रिटायर्ड होकर प्राइवेट जॉब जब कोई ज्वाइन करता है, जी, तो ऐसे व्यक्ति को पीएफ और पेंशन प्लानिंग में क्या अलग सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि वो तो पहले से पेंशन ले रहा होता है। हाँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, वो तो ईपीएफ की तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है जी। ईपीएफ का मेंबरशिप तो अलग मेंबरशिप है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो आपने अगर पैसा जमा हुआ है तो जो उनकी पात्रता बनेगी उस हिसाब से उनको लाभ मिलेगा। मान लिया वो आगे एलिजिबल है, 58 साल से पहले 10 साल तक और काम कर रहे हैं, वहाँ की पेंशन, ईपीएफओ की पेंशन भी, कई ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जिनको दोनों जगह से पेंशन मिली होगी। जी, अगर मान लीजिए उसकी 10 साल सर्विस नहीं होती हाँ, है, तो फिर कम वो रह जाता हाँ, है, तो क्या वो पुरानी सर्विस को कहीं नहीं, वो तो फिर कंसीडर करने का ऑप्शन है? नहीं, वो कंसिडर नहीं होगा, लेकिन उसमें आपको विड्रॉल बेनिफिट मिल जाएगा फिर। जी। ठीक है ना, तो ये आप एक फॉर्म 10C होता है, उसके थ्रू विड्रॉल बेनिफिट पेंशन का मिल जाएगा। हाँ, एज पर कैलकुलेशन। जी सर, एक्स सर्विस में जब दूसरी नौकरी करते हैं तो उनको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और पेंशन बेनिफिट कैसे मैनेज करें? इसमें कोई उनके लिए स्पेशल कोई डायरेक्शन है? नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं हो, तो उनके एम्प्लॉयर के थ्रू उनका कंट्रीब्यूशन आना होता है। जब वो ज्वाइन करेंगे तो उनको यूएन अलॉट होगा। यूएन उमंग ऐप पे जाके भी आप कर सकते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, फैट के थ्रू, तो वो आप वीडियो देख लें कैसे किया जाता है, तो यूएन अलॉट हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा और उसके हिसाब से उनका पैसा जमा होगा। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ईपीएफ, जीपीएफ और एनपीएस को लेकर कंफ्यूजन रहता है। जी, तीनों को लेके आसान भाषा में बताइए कि किस कैटेगरी में कौन सा सिस्टम लागू होता है? देखिए, जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी ज्वाइन किए उनको एनपीएस की पात्रता है, जी। वो एनपीएस में है, आ गए हैं। उससे पहले के लोग जीपीएफ जमा करते थे और उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट है। जी। तीसरा आपने क्या बताया था? ईपीएफ। हाँ, ईपीएफ जो है वो नॉर्मली पब्लिक सेक्टर के वो संस्थान जहाँ पे जीपीएफ नहीं लागू है वहाँ होगा, और या नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर के लोग ईपीएफ के बेनिफिट के लिए पात्र होते हैं। तो ये तो कोई इसमें वो ही नहीं है। जी सर, कंट्रेक्चुअल और आउटसोर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पीएफ राइट्स क्या हैं? क्या डिपार्टमेंट यह कहकर जिम्मेदारी से बच सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर अलग है? नहीं, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 कोर्ट के जजमेंट्स हैं रिसेंटली। HSWCL का जजमेंट, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स लिमिटेड के बारे में, इन सब जजमेंट्स में, और FCI का रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है। ये 2 ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपनी, और वैसे भी एक्ट में भी प्रोविज़न है कि PF एक्ट के अंतर्गत कोई भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच सकता। उनको, मैं आपको फिर आपके माध्यम से कहूँगा कि आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वर्कर आपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगाए हैं, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, कि उनका PF जमा हो। मैकेनिज़्म आप कुछ भी बना लें, लेकिन इंश्योर ये करें कि कॉन्ट्रैक्टर का, एक तो आप सिक्योरिटी रखें, दूसरा उसका हर महीने का रिकॉर्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मस्टर रोल और प्रोविडेंट फंड नंबर, यूएन, और सारा डेटा रखें, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, और मंथली कंट्रीब्यूशन कितना, सैलरी कितनी डिस्पर्स हुई और कितना कंट्रीब्यूशन गया। और आप इस्टेब्लिशमेंट सर्च फीचर पे जाके ईपीएफओ के फॉर एम्प्लॉयर्स फीचर में जाएंगे तो आप वहाँ से कोड नंबर या कंपनी का नाम डाल के ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी संस्थान ने किस महीने तक का PF दिया है। और जब आप उसमें ड्रॉप डाउन के थ्रू लिस्ट निकालेंगे तो कर्मचारियों के नाम भी आ जाएंगे, उसमें अमाउंट नहीं दिखेगा, लेकिन आप एम्प्लॉयर से, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर से पूरा डिटेल लें, एक्चुअल सैलरी जो आपने उसको पैसा दिया और उसने कितना पैसा PF में जमा किया और कितनी सैलरी दी, तो ये हिसाब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को लेना है हर कॉन्ट्रैक्टर से, ताकि उसको कभी भविष्य में जब लाइबिलिटी आएगी तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से भी सवाल पूछा जाएगा और उनकी उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। जी। इसलिए बहुत सावधानी रखें। जी सर, अगर किसी सरकारी प्रोजेक्ट या सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी का PF नहीं कट रहा है, जी,
तो वह अपनी एलिजिबिलिटी कैसे वेरीफाई करें? मतलब एलिजिबिलिटी तो एलिजिबल तो है ही है वर्कर, अगर उसकी सैलरी 15,000 से कम है तो मैंडेटली पीएफ देना है। लेकिन कट नहीं रहा है। कट नहीं रहा है तो वो वही एक तो एस्टेब्लिशमेंट सर्च में जाके चेक कर सकता है कर्मचारी, संस्थान का नाम डाल के उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अदरवाइज वो फिर अपने जो हमारे निकटतम कार्यालय है वहाँ पे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं कि साहब मुझे पीएफ नहीं मिल रहा है। सर, कई कर्मचारी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन बेसिक चीज़ों को नहीं जानते हैं जी, तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि उन तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे? देखिए, एक तो निधि आपके निकट हम लोग करते ही रहते हैं, वहाँ जाते हैं जी। मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा कि जैसे प्रोजेक्ट्स हैं किश्तवाड़ ज़िले में, बहुत से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमने वहाँ पे डायरेक्टली जो एमडी सीएमडी साहब थे एनएचपीसी के, जो कंट्रोल करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, जो जेएनके में पावर प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करती है, काम करवाती है, एग्जीक्यूट कराती है, उनके सीनियर अधिकारियों को वहाँ पे पीएफ कार्यालय में भेजा गया सीएमडी साहब के द्वारा। वहाँ पे हमने एक टीम बनाई, एक नोडल ऑफिसर डिप्यूट किया और उनके थ्रू ये सुनिश्चित किया कि हर प्रोजेक्ट का वो रिव्यू करें जाके, और वहाँ पे कोई मेंबर अगर छूटा हुआ है उसको इंश्योर करें, मेंबरशिप दें। फिर हम निधि आपके निकट पे फॉलोअप में मैं गया, वहाँ पे एक प्रोग्राम किया और कुछ साइट्स पे मैं विजिट भी किया। मैंने तो वर्कर से सीधी बातचीत की जी। और उनसे पूछा कि आपका पीएफ है कि नहीं है। तो लिस्ट जब बनाई हमने, एक लिस्ट निकाली, तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो छूटे हुए थे, कॉन्ट्रैक्टर नहीं भर रहा था। तो ऐसे में जब हम सेंसिटाइज करते हैं तो उनको कन्विंस किया गया कि भाई इसको भरिए, आप ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे फिर उच्च अधिकारी का इंटरवेंशन करवाया गया और उनसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के थ्रू डायरेक्शन दिया गया कॉन्ट्रैक्टर को और पीएफ का बेनिफिट दिया गया। ऐसे आप एक तरीका हो सकता है कि आप देखें। अदरवाइज बिल्कुल, और कहीं कोई वर्कर अगर नहीं भर रहा है तो वो उसके पास यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके थ्रू अपनी बात कह सकते हैं। और निधि आपके निकट एक ऐसा कार्यक्रम है जहां लोग जाएं और सोशल ईपीएफ हो, इस पे आप वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका काम है, या वर्कर खुद भी जो इसको देख रहे हैं वो जाके इन सब जगहों पर, आजकल टेक्नोलॉजी है, वीडियोस गूगल पे केवल ईपीएफ के बारे में कोई भी आप कमांड दे देंगे, बहुत से वीडियोस निकल के आ जाएंगे, तो उसको देखें और समझें। जी जी सर, सिस्टम, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर कुछ आज भी चर्चा है। जैसे आज भी लोग कहते हैं कि पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ग्राउंड लेवल पर जी परसेप्शन को बदलने की सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? देखिए, इसमें अभी भी हम लोग ट्रेनिंग इंटरवेंशन भी करते हैं कि ट्रेनिंग के थ्रू भी लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। ये जो कॉमन सर्विस सेंटर के लोग हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग इन तक पहुँचते हैं, बट दे चार्ज हेविली, तो इनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसमें जब कंपटीशन बढ़ेगा तो शायद रेट्स कम हो, मार्केट ड्रिवन चीज़ें बढ़ें। बट हमारे यहाँ बहुत हैंड होल्डिंग है ईपीएफओ में, ऐसा नहीं, चक्कर अगर लगा रहे हैं, चक्कर लगाने के बाद काम नहीं हो रहा तो बताएं, क्योंकि वहाँ हमारे अधिकारी सपोर्ट करते हैं। बट आप जैसे लोग, जैसे आपने एक कार्यक्रम किया, तो लोग थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन आप अगर मतलब इंटरनेट पे जाके सवाल पूछेंगे, अपनी क्वेरी को पूछेंगे, तो बहुत से आपको रास्ते निकल के मिलेंगे उसमें। और उसमें आप एक ग्रुप बना सकते हैं वर्कर्स का, एक प्रेशर ग्रुप भी बना सकते हैं, जो एक दूसरे की ना केवल मदद करें, बल्कि हर वर्कर को कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक कोऑपरेटिव और एक कोलैबोरेटिव सिस्टम में काम करते हैं तो एक तरीका हो सकता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव जो जानकारी भी ज़्यादा रखता हो और आपके काम को लेके कार्यालय तक पहुंचे और वहां से आपके समस्याओं का समाधान करें। तो एचआर वाले लोगों का बड़ा रोल होता है जी। कंपनी एचआर पीपल, दे शुड नो, दे शुड वॉच द वीडियो, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ थिंग्स। वो लोग हेल्प करें और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की भी हेल्प करें। तो अभी तो निधि आपके निकट की वजह से भी काफ़ी सुधार हुआ है, प्लस ईपीएफ आईजीएम हमारा ग्रीवेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, इसका रिव्यू भी होता है, और इस पे अगर कोई तकलीफ किसी वर्कर को है तो वो ईपीएफ आईजीएम में ज़रूर अपनी बात को कह सकता है। सर, कई पेंशनर्स जो हैं वो डिजिटल प्रोसेस से कंफर्टेबल नहीं है। जी,
ईपीएफओ उनके लिए असिस्टेड सपोर्ट को और बेहतर कैसे बना सकता है? देखिए, मैं अपने यहाँ JNK का एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे जो भी पहुँच जाता था, कई बार हमने हॉस्पिटल्स में जाके लाइफ सर्टिफिकेट्स अपडेट कराए। गाड़ियों में लोग पेरेंट्स को लेके आते तो नीचे जाके ऑफिस कार्यालय में 3 मंजिल थी और वहाँ से लोग सड़क पे जाके उन्होंने काम किया, एक्सेस दिया। बट जो यंग जनरेशन है जो मोबाइल से बहुत सेवी है जी, तो वो अपने नेबरहुड में बच्चों से, और अभी एक सुविधा दे दी गई है, पोस्ट ऑफिस के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया। आप अपने पोस्टमैन को अप्रोच करें कि भाई पोस्टमैन अक्सर आता ही है, वो भी लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर सकता है आपका। वो सेवाएं हमने एग्रीमेंट किया हुआ। तो एक बहुत काफ़ी निरंतर सुधार किए गए हैं, ये शायद जानकारी भी ना हो लोगों को, और हमारे कार्यालय को अप्रोच करेंगे तो हर तरह से मदद की जाती है वहाँ पे। जी सर, ग्रीवेंस पोर्टल पर कंप्लेंट करने के बाद भी अगर समाधान ना मिले जी तो एम्प्लॉय के पास अगला जेन्युइन ऑप्शन क्या है? देखिए, सबसे बड़ा जो होता है, हर कार्यालय का एक कार्यालय का उच्चतम अधिकारी होता है, तो आप उन तक डायरेक्ट अप्रोच करें। आप व्हाट्सएप पे अपनी बात कहें, मेल करें। नहीं होता है तो उनके ऊपर एक अधिकारी होते हैं जो जोनल कार्यालय है, वहाँ आप मेल वो कर दें। जैसे नोएडा क्षेत्र का जोनल कार्यालय कानपुर में है, वैसे ही दिल्ली के लिए दिल्ली में उनके ऐसे एडिशनल सेंट्रल कमिश्नर बैठे हैं, वहाँ तक अप्रोच करें। उसके बाद भी काम नहीं होता है तो आप डायरेक्टली सेंट्रल PF कमिश्नर को अप्रोच कर सकते हैं, और उनका भी मेल ID अवेलेबल है यूनिवर्स में, उन्होंने दिया हुआ है। बहुत सी ग्रीवेंसेस आती भी हैं, ये सब पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में है, बिल्कुल। और जैसे आप इनफॉर्मली किसी अधिकारी को जानते हैं बाय द वे, तो वहाँ आप अप्रोच करेंगे तो वो भी आपकी मदद करेंगे, और करते रहते हैं। मेरे पास डेली 2-3 इश्यूज आते हैं। तो ये इनफॉर्मल वे भी बताया मैंने कि आप किसी को जानते हैं, आपको मान लिया कोई अप्रोच करता है, कोई समस्या, तो आप हमें बताएं तो हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा हेल्प की जाए। जी सर, आपके अनुसार ईपीएफओ में सबसे बड़ा रिफॉर्म किस एरिया में चाहिए अभी? टेक्नोलॉजी हुई, स्टाफ ट्रेनिंग, रूल्स के जो सिंप्लीफिकेशन, या पब्लिक अवेयरनेस? ये पांचों चीज़ें जो बताई आपने, सब में हमेशा स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है। जी, तो टेक्नोलॉजी का हम लोग कर रहे हैं, इसमें और सुधार होगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस एंड इम्प्रोवाइजेशन ऑफ सर्विस, ये ध्येय होना चाहिए। ये हमारे पुराने जालान साहब, के जालान साहब, हमारे सेंट्रल कमिश्नर, एक मीटिंग में आगरा में बात कर रहे थे, तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया, तब से मैंने इसको याद कर लिया। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस एंड इम्प्रोवाइजेशन ऑफ सर्विस, यही हमारा ध्येय होना है। तो ये आपको हर तरह से होगा। ये मैन पावर इंटरवेंशन, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ग्रास रूट जो वर्कर्स हैं उनके माइंडसेट को टच करना और उनको सेंसिटाइज करना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि मशीन्स में आप चेंज कर सकते हैं, मशीन्स की लिमिटेशंस होती हैं, स्पीड एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन जो एटीट्यूड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी टच करना ज़रूरी है। और वो हम लोग ट्रेनिंग्स के थ्रू कर रहे हैं, लगातार करने की कोशिश करते भी हैं और आगे भी करेंगे। और पर्सनल एग्जाम्पल आपको सेट करने होते हैं, सीनियर्स को, हम लोगों को करने होते हैं कि वी शुड लीड बाय एग्जाम्पल, तभी सुधार होगा। और काफ़ी सुधार हुआ भी है। मतलब मैं तो आज मेरे PA रहे हैं जो लोग, उनको भी मेल भेज देता तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं। अभी भी मैंने भेजे हुए कुछ लोगों के रिक्वेस्ट जो सॉल्व करेंगे लोग। जी सर, आपके कैरियर में कोई एक ऐसा केस आया हो जिससे आज आप भी याद करते हो? ऐसे कई केस हैं, मगर एक केस बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मेरे पास हमारे अधीनस्थ कर्मचारी, एक माँ और बेटी थे, उनको लेके आए, और ये लगभग 2013-14 की बात है, ग्वालियर कार्यालय में। जी, तो एक बच्ची थी, मदर थी, बातचीत हो रही है, मैंने बच्ची, क्योंकि मैं यूजुअली काफ़ी बातचीत करता हूँ लोगों से, तो बच्ची से मैं बात करना चाह रहा हूँ, पर उसने जवाब नहीं दिया। मैं 2 सवाल मैंने पूछे, कौन सी क्लास, वो कुछ नहीं बोली, और फिर एक और सवाल पूछा तो भी कुछ नहीं बोली। तो मैंने फिर रीज़न जानना चाहा कि क्यों नहीं बात कर पा रही है, क्या रीज़न है। तो पता चला कि उसके फादर को 2012 में उनकी डेथ हो गई थी, किसी ने गोली मार दी थी और उनके का डेथ हो गई।
तो उनका पेंशन का प्रोसेस रुका पड़ा हुआ था, वो मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जैसा आपने कहा जानकारी नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम थी। तो वो फाइल मंगाई गई तो ये पता चला कि उस बच्ची का नाम भारती था जी। और भारती की अपनी मदर के साथ आई हुई थी। तो ये पता चला कि भारती की एक बड़ी बहन भी हैं जो मैरिज हो गई है उनकी, बट उनका बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कत है। वो गांव में रहती हैं करीब 40 किलोमीटर दूर। तो मैंने भारती की मदर को बोला कि आप बिटिया का भी बैंक अकाउंट अपने ही ब्रांच में खुलवा लीजिए। तो उनकी हालत बहुत दयनीय थी, मतलब हस्बैंड के चले जाने के बाद आदमी, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, नहीं हो पाएगा मुझसे। जब मैंने एक और बात की तो पता चला भारती शर्मा उस वक्त 1 महीने से स्कूल नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मदर के पास पैसे ही नहीं थे स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं थी इसलिए। तो वो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि मतलब वो, मेरी भी एक बेटी है और उसी एज ग्रुप में है, वो थोड़ी सी बड़ी होगी या लगभग, तो मैं बहुत शॉक्ड हुआ, सीट से खड़ा हो गया मैं। सबसे पहले मैंने यूनिफॉर्म के पैसे दिए उनको कि भाई पहले तो ये यूनिफॉर्म बनाओ आप, और उसके बाद उसको प्रोसेस करने के लिए अपने हेड क्लर्क्स वगैरह सबसे सलाह किया कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये डिसीजन हुआ कि साहब बेटी का पेंशन को भी मदर के अकाउंट के थ्रू हम कर दें, ऐसा कुछ करके। तो आई टुक अ डिसीजन देयर जी। कि भैया ये पैसा भी हम इसी अकाउंट में दें, क्योंकि परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। और वो ऑर्डर हुआ और वो पेंशन रिलीज़ हुई, लगभग 3,500 के करीब मंथली पेंशन। तो आज भी वो बच्ची मुझसे संपर्क में है अभी, और उसको हमने फिर एक साइकिलिंग इवेंट कराया था। मैं साइकिलिस्ट हूँ, तो वहाँ पे ग्वालियर के कलेक्टर मिस्टर गोयल थे और एसपी थे, मैं था वहाँ पे डायस पे। उस बच्ची को एज अ चीफ गेस्ट हमने प्रोजेक्ट किया, वो वहाँ बैठी और कलेक्टर से सीधे उसको रूबरू करवाया मैंने, और उसको एक साइकिल भी भेंट की वहाँ पे। तो वो एक अनुभव है जो मुझे, ऐसे कई अनुभव है, लेकिन मैं भारती वाला एग्जाम्पल, क्योंकि कई बार फैमिलीज बहुत शॉकिंग स्टेट में होती हैं, तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जी। वैसे तो जो मेरा अगला जिज्ञासा थी उसमें आपने यहाँ आंसर दे ही दिया है जी। फिर भी एक बार क्वेश्चन आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा जी। कभी ऐसा समय आया हो जब रूल एक तरफ था जी। और इंसानी परिस्थितियां दूसरी तरफ, कई बार आपने कैसे बैलेंस बनाया? बैलेंस मतलब एक लॉजिक, लॉ इज ऑलवेज लॉजिक के थ्रू होता है। कई बार कोई डिसीजन लेने में, कई बार हमारे एसओपीज में इंस्ट्रक्शंस ऐसे आ जाते हैं जो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कस्टमर सर्विस हो जाते हैं। तो हमने डिसीजंस बहुत जगह लिए जहां हम ले सकते थे, और वर्कर को बेनिफिट देने के लिए, जहां नेम को लेके। कई बार रूल ऐसा होता है कि रूल का इंटरप्रिटेशन लोग गलत कर रहे होते हैं जी। रूल को पढ़ते ऐसे हैं कि वो ऐसा दिखा देते हैं कि काम नहीं हो पाएगा, लेकिन आप उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे और फिर उस पर आप लॉजिकल रीजनिंग देंगे तो शायद काम आसानी से हो जाए। और जॉइंट डिक्लेरेशन के केस में मैंने 1 लाख से ऊपर जॉइंट डिक्लेरेशन जम्मू कश्मीर में हुए। वहाँ पे अगर हम डिसीजन नहीं लेते तो व्यक्ति, जितने भी वर्कर्स हैं, वो बड़ा दुखी होते, बड़े परेशान होते। तो वो हमने किया वहाँ पे, सबके फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एंड ऑल सारी चीज़ें, एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हमको आई सेटिस्फाइड माई सेल्फ किया ये डॉक्यूमेंट सफिशेंट है इसके। और बाद में वो रूल बदला, बाद में एसओपी जो हमें दिया गया था वो चेंज हुआ और उसमें सुधार किया गया और सिंप्लीफाई किया गया। तो कई बार हम ऐसे भी रूल्स आ जाते हैं तो जहाँ आपको एज एन ऑफिसर यू हैव टू टेक अ कॉल। या हमारे यहाँ एक और प्रोविज़न है कि जहाँ कहीं कोई नॉमिनेशन या नहीं है और कमिश्नर कैन डिसाइड, वो बड़ा कम अभी भी, उसको चेंज होना चाहिए। 20,000 रुपये तक की राशि में कमिश्नर कैन टेक अ कॉल कि किसको पेमेंट देना है। तो कई बार खासकर मुस्लिम फैमिलीज़ में वो होता है कि गार्जियनशिप को लेके बड़ा लोग या सक्सेशन सर्टिफिकेट का सवाल उठा देते हैं। तो जहाँ सक्सेशन सर्टिफिकेट आपने अगर कभी बनाया हो किसी, मैंने तो बनाया है, मुझे मालूम है कितना प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे कमिश्नर हैज़ टू टेक अ कॉल कि ये इसमें इसको पेमेंट देना है और ऐसे आपको देना। अक्सर हम लोग मदर्स को, मैंने कई बार फेवर किया कि मदर्स के नाम पे बच्चों को पेमेंट दिया जाए ताकि आराम से फैमिली का जो पेमेंट रिलीज़ होना है वो हो सके। जी सर, पीएफ का पैसा निकालना आसान है लेकिन बचाना मुश्किल। हाँ, आप इसके ऊपर क्या सहमत हैं? नहीं, पीएफ तो देखिए, अगर आप कंट्रीब्यूशन रेगुलरली दे रहे हैं और विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, विड्रॉ इसीलिए आदमी छोटी छोटी ज़रूरतें परिवार में, मैं ये नहीं कहूँगा आती हैं, रिक्वायरमेंट आती हैं, लोग तो बहुत संयमित होकर निकालें उसको, क्योंकि ये आपका
बुढ़ापे का सहारा है और आपके फैमिली का सहारा, और खासकर इंश्योरेंस बेनिफिट जो है जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, केवल आपके एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है, तो आपको जो क्वांटम ऑफ इंश्योरेंस है, अगर कोई घटना हो जाती है तो आपके परिवार को अधिकतम 7 लाख तक का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके पीएफ में बैलेंस रहेगा। तो आप कहीं से भी हेल्प ले लेंगे, पीएफ के पैसे को कम से कम विड्रॉ करें, ये मेरी सलाह रहेगी हर व्यक्ति के लिए। और मैंने तो खुद अपना पीएफ में अधिकतम राशि हम लोग रखते हैं, ज़्यादातर सेविंग पीएफ में ही करते हैं हम लोग जी। जबकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट या बहुत कम है, ईपीएफओ का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा 8.25% काफ़ी अच्छा है, आपने देखा होगा। सरकारी कर्मचारियों का 8% से नीचे ही होता है। तो एक एम्प्लॉय को सैलरी बढ़ने से पहले जी लाइफस्टाइल बढ़ाना चाहिए या सेविंग? लाइफस्टाइल एक बड़ा वाइड मतलब कन्नोटेशन है, बहुत वैसा शब्द है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इन दोनों से इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ पे काम करें। तो लाइफस्टाइल में अगर चेंज करना है तो हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, तो वो बढ़ा लें, लेकिन सेविंग कंपोनेंट भी ज़रूर रखना होता है, क्योंकि सेविंग्स एक ऐसे समय में काम आती हैं, जैसे कि आपको बच्चे को पढ़ाई करवाना है। कई बार मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई जैसे करवाई, तो मुझे सेविंग्स नहीं होती तो मैं शायद नहीं कर पाता। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है, सेविंग्स भी करें और उसको इन्वेस्ट भी करें, तो बैलेंस रखें, दोनों में काम करें, लेकिन सेविंग्स को इक्वल आप, मैं कहूँगा, वेटेज दें जी। सर, एज ए कमिश्नर अगर आपको ईएफओ का एक रूल बदलने का अधिकार मिले तुरंत, तो आप कौन से रूल को बदलना चाहेंगे? रूल्स तो क्या कहें, बट मैं एक स्कीम ज़रूर कॉन्सेप्चुलाइज करूँगा कि ये जो सोशल सिक्योरिटी है, अभी एक इमोशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उसके हिसाब से एक नई स्कीम आनी चाहिए, जो मैं कहता हूँ, अक्सर मैं दोस्तों से भी कहता हूँ, कि कम्युनिटी लिविंग कॉन्सेप्ट अगर हम कॉन्सेप्चुलाइज करके उसको मटेरियलाइज कर पाए। एक्चुअली एक कम्युनिटी लिविंग प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ मैं, जिसमें कि लोगों को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो, बुजुर्ग लोगों को, और उनका रहन सहन जो है वो थोड़ा सा जो कोठियों वाला कॉन्सेप्ट है इससे, और बड़े फ्लैट से बाहर आके स्टूडियो अपार्टमेंट जो लेना चाहते हैं उसके इच्छुक हो, प्रकृति का सानिध्य हो, एक विद्यालय हो, एक बेहतरीन आपके पास मेस हो जो आपका टॉप क्वालिटी हेल्दी हाइजीनिक फूड आपको दे, और लॉट ऑफ सेविंग्स। अगर आप कम्युनिटी लिविंग में रहेंगे तो आप दुनिया भर की सेविंग्स कर पाएंगे, चाहे मिल्क हो, चाहे प्रोडक्ट सब्जियां हो, चाहे आपका अखबार का खर्च हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो, टैक्सेस के कंजम्पशन हो का खर्चा हो, या और भी चीज़ें जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह में आप ह्यूज अमाउंट देते हैं। तो सारा कलेक्टिव लिविंग हो जाए, अगर ये पॉसिबल हो पाए, तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ अ सोशल सिक्योरिटी, बिकॉज यू नीड इमोशनल सिक्योरिटी। आपके पास पीएफ होगा, पेंशन होगा, घर होगा, गाड़ी होगा, तो भी जो सरकारी लोग हैं, मैं बड़ा चेता रहा हूँ, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं, एक्चुअली डिप्रेशन में गए हैं लोग आफ्टर द डेथ ऑफ स्पाउस या अकेलापन इस वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड आई विश टू वर्क ऑन दैट। आप जुड़ना चाहें लोगों से, मोस्ट वेलकम, आई कैन ज्वाइन एनीवन। अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हुई तो मैं जॉब को भी छोड़ दूंगा अगर मौका लगा तो, बट वो एक प्रोजेक्ट अगर कभी हुआ तो वो गवर्नमेंट भी सोच सकती है, बट आई थिंक कम्युनिटी कैन थिंक ऑफ लाइक माइंडेड लोग जिनको बहुत ज़्यादा लालच ना हो और प्रकृति से प्रेम रखते हो, वो जुड़ें और ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट को ज़रूर प्रोपोगेट करें, क्योंकि ये फ्यूचर है। अगर आप पर्यावरण नहीं सुधारेंगे, मैं साइकिल से क्यों आया यहाँ तक, मैंने 40 किलोमीटर की राइड की, 400 रुपये का पेट्रोल ज़रूर बचाया होगा, कैब का मेरा कॉस्ट हो सकता है 600 से 800 रुपये कैब मैं लेता, तो वो मैंने सेव किया। बट सबसे बड़ी बात, माई ओन हेल्थ, एंड आई टुक अ कॉल एंड आई ट्राई टू गिव अ मैसेज कि ये भी कि लंबी दूरियों का सफ़र भी तय हो सकता है साइकिल से, ये भी बात है जी। जी सर, सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा मिथ क्या है? सरकारी नौकरी को जिस तरीके से बाहर देखा जाता है, मिथ या क्या कहेंगे, कई लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं कि बहुत पैसा है यहाँ पे और ये सब है, तो ऐसा नहीं है। बट सरकारी नौकरी का चार्म भी है। तो मिथ ये है कि आप देखिए, कोई भी नौकरी, नौकर मतलब नौकरी है, आप अपने समय का आपने योगदान दे रहे हैं, आपने अपने आप को बांध लिया एक जगह से, एक तरीके से आप वहाँ पे यू आर अ सर्वेंट, जैसे गुलाम जिसको कहेंगे, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू कैन नॉट गेट अ फ्रीडम जो आपको आप
जो कुछ और करना चाहें वो आप उसके बदले आप एक उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, तो वो एक मिथ है। बाकी तो बहुत मैं कहूँगा कि लोग सौभाग्यशाली, जैसे JNK में मैंने जो काम किया शायद प्राइवेट सेक्टर में होता तो भी नहीं कर पाता। और जिस तरीके से कोलैबोरेशन करके राज्य सरकार के अधिकारियों से हमने कोलैबोरेशन किया और रिसोर्सेज का यूज़ करके EPFO के प्रचार प्रसार में, सर्विसेज के बारे में, कस्टमर से मिलना और मीडिया का जो सपोर्ट मिला, वो एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा उस मिथ को जो भले ही आप करें, बट इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो मैं तो दो इट्स अ इक्वल काइंड ऑफ रिएक्शन कि मैं कहूँगा दोनों तरह के आपके पहलू बनते हैं जी। मेरा फ्रीडम ज़रूर कर्टेल होता है यहाँ पे, बट यहीं से सब कुछ मिलता भी है हमको और एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने समाज के लिए कुछ किया, उन लोगों के लिए कुछ कर पाए जो आप जिस जॉब को कर रहे हो उसको जस्टिफाई कर पाए आप। तो बहुत स्कोप है सर, सरकारी नौकरियों में बहुत स्कोप होता है काम करने का। जी सर, कुछ रैपिड फायर जैसे बोलते हैं कुछ उस जी, तरीके जी, से, जी। पेपर फाइल या डिजिटल सिस्टम? इट्स बेटर, डिजिटल इज ऑलवेज बेटर एंड आई बिलीव इन व्हाट्सएप उससे भी आगे की चीज़ है कि डिजिटल में भी व्हाट्सएप यूज़ करके काम कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। सर, हेल्थ या वेल्थ? ऑब्वियसली हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं। वेल्थ तो आप कभी भी कमा सकते हैं और वेल्थ आपका कभी भी गंवा भी सकते हैं, बट हेल्थ है तो सब कुछ है ऑब्वियसली 200%। सर, पेंशन या SIP? आई थिंक आई से both are very important. Pension and SIP both, but do SIPs also in addition to pension. So that सर, डिसिप्लिन या टैलेंट? both are important, but discipline is far more in Indian context. Discipline वो होगा तो अपने आप टैलेंट आ जाएगा, फिर टैलेंट भी आ जाएगा, टैलेंट इंप्रूव होगा। जो टैलेंट है वो अगर उसे नर्चर करना तो डिसिप्लिन चाहिए। सर, मॉर्निंग साइकिलिंग या इवनिंग वॉक? Both are important, but I prefer cycling to a workplace. Ride to workplace is the best option. सर, आप मसूरी से हैं? जी दिल्ली या मसूरी? ऑब्वियसली मसूरी जन्नत है, तेरी गलियों से लिपट रो लेते, काश कुछ और तेरे हो लेते। जी सर, एक आदत जो हर एम्प्लॉय को अपनानी चाहिए? ये एक होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, कि आप अपना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें और रिस्ट्रेन, खुद को कंट्रोल कर पाएँ, अपनी किसी भी चीज़ की आप गुलामी ना करें, कोई भी चीज़ आपको ओवर पार ना कर पाए, किसी भी आदत को आप ऐसी हैबिट ना पालें जिसके आप गुलाम हो जाए। मतलब आप क्या छोड़ सकते हैं लाइफ में, ये अगर आप अपने से सवाल पूछें तो क्या क्या आप छोड़ सकते हैं, ये आदत होगी तो पता चल जाएगा कि हाँ आप ये कर सकते हैं। मुझसे पूछे, मैं कंफर्ट छोड़ के आई प्रीफर्ड, मेरे पास दो रास्ते थे, आई कुड हैव कम कंफर्टेबली, बट आई प्रीफर्ड सिटिंग माई सेल्फ एंड एंजॉयड दैट राइड, उसका आनंद। और फिर आप जैसे व्यक्ति से मिलना, एक ऐसे फौजी अफसर से मैं बात कर रहा हूँ जो जिसकी पर्सनालिटी आज भी कहीं कोई कह नहीं सकता कि आप 2016 में सुपर एडमिट हुए। दिस इज अ चार्म। थैंक यू सर, थैंक यू जी, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए सर। एंड यू आर लकी टू हैव योर फैमिली, योर चिल्ड्रन आर इक्वली गुड, तो मैं क्या कहूँगा जी। सर, एक ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक जो कभी किसी को नहीं करनी चाहिए? जी, पैसा देखिए बहुत केयरफुली आप खर्च करें, और मैंने जहाँ कहा कि लोन्स के मामले में थोड़ा सा सही तरीके से काम करें, और कोई भी एक्सपेंस ऐसा ना कर लें कि कल को आप बैक ट्रैक ना कर पाए, मतलब उसको संभाल ना पाए। तो इसलिए चाहे कितना भी साइकोलॉजिकल प्रेशर हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, कभी भी आप अपनी जो हैसियत है उससे ज़्यादा, जो आपकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा कभी एक्सपेंस नहीं कर किसी भी चीज़ में, चाहे कितना भी प्रेशर कहीं से हो। सो कंट्रोल और ट्राई टू लिव इन लिमिटेशंस। स्मॉल इज़ बिग। टुडे यंगस्टर्स, जेन जी, दे आर बिलीविंग कि छोटी चीज़ें बहुत हैं, छोटी गाड़ी बहुत अच्छी है, शो ऑफ में बिल्कुल नहीं जाना है। नेवर बी इनटू एनी शो ऑफ बिजनेस। ज़रूरत है ज़िंदगी को ज़िंदगी की, ज़िंदगी भर की ज़रूरत है, ज़िंदगी तो नहीं। क्या बात है सर। जी सर, कोई एक किताब जो यंग ऑफिसर्स को पढ़नी चाहिए? There are many books, Deep Work, Focus on What Matters, बहुत सी किताबें हैं, 7 Habits of Successful People, ये सारी किताबें
बड़ी अच्छी हैं। एक हैबिट के नाम से किताब है, और बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो अभी मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन बुक्स कोई भी पढ़ें जो भी आपको एक इन्फॉर्मेटिव कोई कोई आपको ज्ञान दे सकती है, जिससे आपकी लाइफ को एक बायोग्राफीज पढ़ें। जैसे जैक वेल्च की बायोग्राफी पढ़ेंगे आप, या एलॉन मस्क को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आज के समय में रेलिवेंट है, और कितना अग्रेसिवली ही इज़ वर्कोहॉलिक, एंड किस तरीके से डिसीजन, किस तरीके से वो नुकसान भी उठाते हैं कई बार। और फिर आप सीखें कि उनकी उनकी गलतियों से भी सीखें। कहीं कहीं हर आदमी गलती करता है, ऐसा नहीं कि एलॉन मस्क से का भी दूसरा साइड भी, पहलू भी है कि जहाँ उन्होंने नुकसान उठाया होगा। So because of personality traits, but and another I would like I am really a big admirer of the owner of BYD कंपनी के बारे में जानें, उसके बारे में पढ़ें। वो एक बहुत बड़ी केस स्टडी है आज के समय में, जो टेस्ला जैसी कार को कंपटीशन दिया। दुनिया के सब बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरर्स को BYD ने एक आईना दिखाया है कि कॉस्ट मैटर्स, कस्टमर मैटर्स, quality matters, how to reduce the cost, how you can provide better services at optimum cost to the customer. That is the example. Build your dream, and one should read about the fellow, उनकी पूरी कहानी कैसे वो राइज करके आए। जी सर, एक लाइन में सक्सेसफुल रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि व्हाट वी वांट इन लाइफ, रिटायरमेंट या लाइफ में क्या चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आप खुद हैं। प्लीज़ इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ। आप सबसे पहले ये इंश्योर करें कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको क्लीन एयर चाहिए तो आप कहाँ रहेंगे, ये आपको डिसीजन लेना होगा। फिर आपको उसका एक काउंटर है कि आपको फिर मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलेंगी, आप वहाँ से भी भागना चाहेंगे। सो इस डिलेमा से दूर रहें। सो ट्राई टू बिल्ड एन इकोसिस्टम वेयर यू लिव इन द विसिनिटी ऑफ ग्रीन एयर, क्लीन एयर, बट साथ के साथ अन्य सुविधाएं भी जुटाएं। तो उसका बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने जो दिया कि एक कम्युनिटी लिविंग कॉन्सेप्ट पे काम करें, तो वहाँ पे एक स्कूल, एक हॉस्पिटल और 1000-1500 लोग जो लाइक माइंडेड लोग हैं, इस तरीके का इकोसिस्टम अगर सोसाइटी डेवलप करती है, और उसके बाद सिटीज़ अराउंड सराउंडिंग्स में डेवलप हों विद प्लानिंग, क्योंकि हमारे देश में प्लानिंग के हिसाब से सिटीज़ नहीं बन रहे हैं। बहुत कम सिटीज़ हैं, चंडीगढ़ वगैरह को अगर आप छोड़ देते हैं, या बड़ौदा जैसे सिटी हैं, बाकी जगह डेवलपमेंट अनप्लान्ड है। तो ये एक मतलब गवर्नमेंट प्लस सिटीज़न प्लस प्रेशर ग्रुप जिसे कहते हैं, सीनियर लोग, वो मिल के एक तरीके से कुछ ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिससे कि फ्यूचर में लोग, रिटायर्ड लोगों की लाइफ बहुत अच्छी रहे। तो हेल्थ पे काम करें, और इन्वेस्टमेंट उतना ही करें, मतलब पैसा खर्च खर्च को कैसे कंट्रोल करना है वो आपको देखना है। तो आपका एक्स्ट्रा वेगेंजा, शो ऑफ, बहुत ज़्यादा इंफ्रा पे ना जाएं, बल्कि सिंप्लिसिटी एंड क्वालिटी फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। योर रूटीन एंड फूड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ पे काम करें और गुड क्वालिटी फूड, 2 ही चीज़ें आपको चाहिए, एंड योर हॉबीज़, बस। तो इसको कैसे आप जी सकते हैं। जी सर, अंत में सैनिक वेलफेयर के व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा एक मैसेज तो मेरी खुद की एक लाइन है बनाई हुई कि उत्साह, उल्लास और उमंग से बनाते रहें जीवन, जीवंत जीवन पर्यंत। जी, तो हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ बी हैप्पी एंड फाइंड हैप्पीनेस इन थिंग्स व्हाट यू लव टू डू। सो आपकी हॉबीज़ पे काम करें, और ट्राई टू हेल्प पीपल, बिकॉज हेल्पिंग पीपल विल गिव यू हैप्पीनेस। एंड ट्राई टू ईट थिंग्स विच आर हेल्दी, गुड फॉर यू। और हॉबी में अगर आप, कुकिंग आपकी हॉबी है, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो वर्क ऑन दोज थिंग्स। जी सर, आप दिल्ली से चलकर ग्रेटर नोएडा तक 40 से 50 किलोमीटर साइकिलिंग करके पॉडकास्ट के लिए आए। जी सर, इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और ये आप कब से कर रहे हैं? ये मैं 2012 से, मैंने जो सेकेंड स्पेल होता है ऑफिस जाने का काम शुरू किया, द्वारका से बीकाजी कामा प्लेस। तो शुरू में तो 35 किलोमीटर रहा होगा, डिस्टेंस शॉर्ट था, लेकिन बाद में मेरा 44 किलोमीटर भी प्रतिदिन साइकिलिंग की, और तब से लगातार मैं साइकिल से ही कार्यालय जाने की कोशिश करता हूँ, और अभी तो लगातार जा ही रहा हूँ। तो साइकिल से आने का मतलब ये था, देखिए, एक ऑस्टेरिटी मेजर गवर्नमेंट का भी एक प्रोटोकॉल था कि आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स करिए, खर्च कम करिए। और वैसे भी
जब आप इतने ज़्यादा व्हीकल्स देखते हो और एक आदमी को ट्रैवल करना है, तो एक गाड़ी में अगर पूरा एक व्यक्ति चल रहा है, उससे कहीं बेहतर तरीका है कि आप साइकिल उठाएं और अपनी यात्रा पूरी कर लें। जहाँ तक डिस्टेंस का सवाल है, क्योंकि मैंने एक सुपर रैंडनरिंग भी की हुई है, आई एम अ सुपर रैंडनर ऑल्सो। एक इवेंट, एक सीज़न में 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 600 किलोमीटर की राइड आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं, और डॉग्स इंडिया के थ्रू ये होते हैं, तो आप भी सुपर रैंडनर बन सकते हैं। वो काम किया तो ये डिस्टेंस मुझे एक तरीके से थोड़ा सा लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद लंबी साइकिलिंग की है। आज मेरा 80 to 100 किलोमीटर्स का राइड होगा वापस जाते वक्त, लेकिन ऐसा मुश्किल भी नहीं था। बहुत आराम से जो टाइम सेट किया था 20 के एवरेज से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के एवरेज से, बड़े आराम से मैं यहाँ तक पहुँचा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो साइकिलिंग जो है, इस पे एक लाइन है मेरी कि जैसे जो भी छोटे कम दूरियों के शहर है, वहाँ तो साइकिलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्वालियर पे लिखा था हमने कि ग्वालियर कम दूरियों का शहर और स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है सफ़र। तो स्वास्थ्यवर्धक, आपका सफ़र स्वास्थ्यवर्धक रहे तो और क्या चाहिए आपको। तो हेल्थ एंड एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो दोनों पे काम होना है। जिस सोसाइटी में हेल्थ और एनवायरनमेंट पे काम होता है, वो सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। सर, हेल्थ और एनवायरनमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल भी तो है। हाँ, फाइनेंशियल बिल्कुल। आप जो अभी क्राइसिस आया उसमें लोगों को शायद समझ में आया हो, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देने पड़े कि आप, यदि आप किसी शहर के 10% लोग भी साइकिलिंग शुरू कर दें, तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल जो प्रोवाइड करना, भाई प्रोक्योर करना, प्रोक्योरमेंट आप कहीं से ला रहे हैं, ये रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। आप एक कंबशन करते हैं, उसको रोक लोगे आप। 10% लोग अगर रोक रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं एक सिटी के लिए, सोचिए। और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये नहीं है कि लोग कहें कि, और अक्सर लोग लॉजिक देते हैं कि साहब मैं सड़क पे जाऊंगा तो लोगों को क्या करेंगे। अरे साहब, ऐसा अंधाधुंध नहीं होते हैं लोग। बहुत रेयर आपकी किस्मत खराब है कि कोई ब्लाइंडली ही आ गया, तो फिर तो वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को उड़ा देते हैं लोग, कुछ भी हो सकता है। बट अदरवाइज इफ यू आर सेफ, यू आर यूजिंग हेलमेट, देन यू कैन राइड, इट इज़ डूएबल। वन शुड अडॉप्ट साइकिलिंग। और दिल्ली टू ग्रेटर नोएडा कोई बहुत दूर नहीं है, ठीक ठाक डिस्टेंस है। और जितना मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता, उतने में मैं यहाँ पे आ गया। हो सकता है मैंने 20 मिनट एक्स्ट्रा लिया हूँ, आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया हूँ, तो दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा और इतना रिटर्न मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जी सर, इससे तो अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए फायदा, जी, देश के लिए फायदा, जी, इकोनॉमी के लिए भी फायदा, हाँ, फायदे ही और फायदे। पर्सनल सेविंग, एंड यू हैव लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट, यू कैन पे many things, many bills through these interventions। जी, मेरी लाइन है कि लोग जब एक तो प्रकृति के सानिध्य में, जैसे आपने कहा दिल्ली या मसूरी, तो उस पे है कि बाहर बन के मिलो और बाहर वन के मिलो, बाहर बन के मिलो और बाहर वन के मिलो, कि जंगलों में है जनगणों की भीड़, सुगंध बन मुझे किसी उपवन में मिलो। क्या बात है सर। जी, थैंक यू। तो साथियों, अभी आपने सुना मिस्टर रिजवान उद्दीन, पीएफ कमिश्नर, ईपीएफओ। सर ने बड़ी बेबाकी से जितने भी हमारी जिज्ञासाएं थी, प्रश्न थे, सबके खुल के जवाब दिए। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आप फिर से, आपको एक बार और पुनः नतमस्तक होकर धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी दूर से साइकिलिंग करके आए। नहीं, ये भी बहुत अच्छा मैसेज। जी, सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के मंच पर सैनिक वेलफेयर परिवार की तरफ से हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अंत में जय हिंद, जय भारत।